हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 12th बायोलॉजी के सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और सारे क्वेश्चन बच्चों आपके 2 नंबर वाले होंगे और 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से 10 नंबर इस वीडियो के जरिए आपको मिल जाएंगे। और आपको बता दें बच्चों, अब की बार हमने बहुत सारे सेट में ऐसा देखा कि जो हमने 50 क्वेश्चन वाली एक सीरीज बताई थी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछ लिया था। तो ये आपके लिए ही बेनिफिट है, इसलिए बच्चों उस वीडियो को भी कंप्लीट देख लेना। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को भी आप देख लेना, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। हमने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है जिसके आने की 99% संभावना है, इसलिए इसे पूरा देख लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए बच्चों, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, यानी सेब को एक आभासी फल क्यों कहा जाता है। अब देखिए क्यों कहते हैं, इसके लिए थोड़ा आपको कुछ समझना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे बच्चों देखिए, हमें पता है कि जब फल का निर्माण होता है, आपको अगर ये पता होगा बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा तो अंडाशय से बनता है फल। अंडाशय से के परिपक्व भाग से बच्चों फल का निर्माण होता है और बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है, ठीक है ना। बीजांड से बीज बनता है। ये जनरली सभी में होता है कि अंडाशय से फल का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। लेकिन बच्चों सेब में ऐसा नहीं होता है। सेब के फल के निर्माण में बच्चों पुष्पासन के अलावा दलपुंज, ठीक है ना, दलपुंज, बाह्यदल, ये सभी पुष्प के भाग हैं। आपको भी पता होगा ये सभी पुष्प के भाग हैं और ये सब मिल करके इकट्ठा होकर के फल का निर्माण कर देते हैं। तो उस फल को बच्चों कहा जाता है आभासी फल। यहां से ये भी पूछा जाता है कि असत्य फल या झूठा फल या आभासी फल किसे कहते हैं। तीनों एक नाम है, या असत्य फल कहेगा, या आभासी फल कहेगा, या झूठा फल, या फिर बच्चों इसी को मिथ्या फल कहता है। तो ऐसे फल जिनका निर्माण क्या होता है बच्चों, पुष्पासन, बाह्यदल, दलपुंज से होता है, उसे आभासी फल कहते हैं। तो यहां से थोड़ा घुमा के पूछ लिया है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। तो सेब के फल के निर्माण में बच्चों पुष्पासन, बाह्यदल, दलपुंज आदि शामिल होते हैं, इसी कारण इसे आभासी फल या झूठा फल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि त्रिसंलयन क्या है। अब ध्यान से समझना, त्रि यानी 3 बार, संलयन का मतलब मिलना, ठीक है ना बच्चों। देखिए होता क्या है कि भ्रूण कोश में 2 मतलब द्वितीयक केंद्रक पहले होता है, ठीक है ना। ये नहीं, द्वितीयक केंद्रक उसमें उपस्थित होता है और द्वितीयक केंद्रक में बच्चों 2 केंद्रक पहले से होते हैं और तथा नर केंद्रक से मिलने के बाद इनकी संख्या 3 हो जाती है। ध्यान से समझना कि द्वितीयक केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से ही होते हैं और ये जब नर केंद्रक से मिल जाते हैं तो बच्चों इनकी संख्या 3 हो जाती है और इसी प्रक्रिया को अपन त्रिसंलयन कहते हैं और यह प्रक्रिया भ्रूण कोश में होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इससे सरल आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की परागण क्या है। हर साल पूछा जाता है। अगर हम बात करें 2022 में भी पूछा गया था, ठीक है ना, कि परागण क्या है, पॉलिनेशन। देखिए बच्चों परागण, परागण का मतलब पराग धन, यहाँ देखिए परागण, ठीक है ना, यानी पराग कण का। ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, बस इसको थोड़ा समझना है। चलिए इसको समझ लेते हैं बच्चों। जैसे ध्यान से समझ लो, एक पुष्प यहाँ पर है, एक पुष्प यहाँ पर है, एक कोई पौधा और दूसरा पौधा बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं। ध्यान से समझना। और जब इसी पुष्प के पराग कण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएं या इस पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प यानी उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएं, तो इसी घटना को रसगुल्लों क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या लिखेंगे परिभाषा वो देख लीजिए। पराग कोश में बने, क्योंकि पराग कोश में क्या है, परागकण बनते हैं। पराग कोश में बने पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को बच्चों पराग मतलब परागण कहते हैं। अब परागण विभिन्न प्रकार के माध्यम द्वारा हो सकता है, ठीक है ना, जैसे जल, वायु या कीट द्वारा। अगर हम बात करें तो परागण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन? स्वपरागण,
पर परागण। कृत्रिम परागण भी होता है, लेकिन मुख्य बच्चों यही 2 परागण होता है। अब देख लीजिए कि स्वपरागण किसे कहते हैं। अब वही बात आई कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक आएंगे बच्चों, तो इसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण। लेकिन जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, तब इसको पर का मतलब दूसरे, जाति वही होना चाहिए, जैसे गेंदे का पुष्प है दूसरे गेंदे के पुष्प तक जाता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। जब किसी एक पुष्प के परागकण बच्चों उसी पुष्प के पराग में, अगर हम बात करें वर्तिकाग्र में, या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो वो इंसिडेंट होती है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब क्या होता है बच्चों, उसी जाति के दूसरे पौधे तक पहुंच जाता है परागकण, तब उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमने और इसको देखा बच्चों, अगर हमने इस सीरीज को बनाने के बाद अगर हम बात करें 2022 में हमने देखा ये क्वेश्चन पूछा गया था असंग जनन क्या है, और इसे हमने 1 नंबर वाले अगर हम क्वेश्चन की सीरीज में अगर आप देखेंगे तो बताया है असंग जनन। देखिए जनरली होता क्या है कि जब बच्चों संलयन, अगर हम बात करें क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तभी जाकर के क्या है द्वियुग्मनज का निर्माण होता है, ठीक। लेकिन बच्चों कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं असंग जनन, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं, समझ लेना कि ये असंग जनन क्या है, अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें बिना निषेचन के ही, ठीक है ना, बिना निषेचन के ही क्या होता है कि पौधे का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, असंग जनन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब भी पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें अंगूर है, केला है, इन सब में, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये दूसरे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक ना, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मानव जनन से है, ठीक। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसव क्या है और प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स का नाम लिखिए। प्रसव बच्चों अगर हम बात करें इंग्लिश में इसे डिलीवरी कहते हैं। अगर हम डिलीवरी की बात करेंगे तब आप आसानी से इसे समझ जाएंगे, ठीक है ना, कि डिलीवरी क्या होता है, अब आप जान गए होंगे। देखिए क्या होता है, गर्भाशय में बच्चों पल रहे परिपक्व भ्रूण का शिशु के रूप में गर्भ से बाहर निकलना ही प्रसव कहलाता है, यानी डिलीवरी, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, हमें पता है कि गर्भाशय में भ्रूण यानी पलता है, बढ़ता है, ये भ्रूण का वृद्धि व विकास होता है, और यही भ्रूण जब तैयार हो जाता है तो शिशु का रूप धारण कर लेता है। लेकिन बच्चों शिशु तभी कहलाएगा जब वो शरीर से यानी गर्भाशय से बाहर आएगा। गर्भाशय के अंदर जब तक है उसे भ्रूण ही कहेंगे। तो गर्भाशय में पल रहे परिपक्व भ्रूण का शिशु के रूप में गर्भ से बाहर निकलना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। और प्रसव का जो नियमन करने वाले हार्मोन्स हैं बच्चों वो कौन कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन है, एस्ट्रोजन, कार्सिटोल आदि हैं, ठीक है ना। यानी जो प्रसव का नियमन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, प्रसव में जो अपनी सहभागिता देते हैं, उन हार्मोन्स का जो नाम है ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, यहाँ से कार्सिटोल आदि, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों कि मानव शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखिए क्योंकि 2 नंबर में बच्चों अगर हम बात करें तो एक केवल नामांकित चित्र आता है और कोष्ठक में लिख देगा कि व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, यानी केवल आप फिगर बना दीजिए, 2 नंबर मिल गए। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पर हमने बनाया नहीं है बच्चों, आपको पता होगा, नहीं तो इंपॉर्टेंट जो आपके अगर हम बात करें फिगर होते हैं, चित्र होते हैं, उनकी अलग वीडियो बना देंगे कि कौन कौन से चित्र आपको तैयार करके जाना है। तो मानव शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। और 6वां क्वेश्चन है बच्चों इसी से कि मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए, या फिर 7वां है बच्चों नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो अब की बार बच्चों ये मानव शुक्राणु और नर जनन ये दोनों पूछा गया था, तो हो सकता है कि अब की बार इसकी बारी हो, जरूरी नहीं, ये रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए चित्र जरूरी है, इसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक।
चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है रसगुल्लों तीसरे चैप्टर जनन स्वास्थ्य से। अब देखिए जनन स्वास्थ्य से ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी संक्रमित किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए। यानी कोई व्यक्ति है अगर वो यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचना चाहता है, अगर वो चाहता है कि उसे यौन संचारित जो रोग हैं जैसे एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, ठीक है ना, ये सभी बीमारी, अगर इन सभी बीमारी से अगर वो बचना चाहता है बच्चों तो उसे कौन से तरीके अपनाने चाहिए, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। तो यौन संचारित रोगों से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं, ठीक है ना। क्या क्या उपाय कर सकते हैं आप, जैसे संभोग के दौरान निरोध का प्रयोग करना चाहिए। निरोध यानी जिसको कॉन्डोम कहते हैं, ठीक है ना। निरोध का प्रयोग करना चाहिए संभोग के दौरान यानी सेक्स के दौरान। दूसरा है बच्चों की अनजान व्यक्ति से यौन संबंध नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब कि अपने क्या है अगर हम बात करें जीवन साथी के साथ ही ऐसा संपर्क रखना चाहिए। देखिए ये क्या है, यौन संचारित रोगों से बचने के उपाय हैं। तो इसीलिए कह रहा कि अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाएं यानी उनसे दूरी रखना चाहिए। तीसरा बच्चों की वेश्यावृत्ति से दूर रहना चाहिए। वेश्यावृत्ति क्या होता है, ये बहुत पुराने समय राजा महाराजाओं के समय से चली आती है, ठीक है ना। वेश्यावृत्ति, ठीक, जिसे बोला जाता है जो कोठे की औरत होती हैं, ठीक है ना, यहाँ पर गांव देहात की भाषा में तो उसी को वेश्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो वेश्यावृत्ति से दूर रहना चाहिए। ये हैं यौन संचारित रोगों से बचने के उपाय, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बायोलॉजी। बायोलॉजी का ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का। देखिए कह रहा है कि पात्रे निषेचन या IVF तकनीकी क्या है। एक में तो बच्चों एक सेट नहीं 2 सेट में तो ये पूछ लिया था, एक सेट में इसी को परखनली शिशु करके पूछ लिया था और एक सेट में IVF का फुल फॉर्म, IVF और IUD का फुल फॉर्म पूछ लिया था, ठीक। चलिए सभी क्वेश्चन का हम जवाब दे देते हैं। तो पात्रे निषेचन का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना, इसे अच्छे से समझने का प्रयास करो। देखिए जो दंपति ऐसे होते हैं कि संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, कहने का मतलब उनके अंदर कोई समस्या होती है, ठीक है ना। जैसे महिला में यूट्रस यानी गर्भाशय उस तरह से तैयार नहीं होता है कि उसमें बच्चे का विकास हो सके, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण संभोग कर रहे हैं लेकिन शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिल रहे हैं। तो उसमें करते क्या है बच्चों, पुरुष के शुक्राणु को, ठीक है ना, उसके यानी सीमन वीर्य से उनके शुक्राणु को और महिला के अंडाणु को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इनको बच्चों करते क्या हैं, एक परख नली में मिला देते हैं। एक परख नली क्या है भाई, लैब में मिल जाती है, तो एक परख नली में इनको क्या करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित कराया जाता है। यानी हमारे जितने बॉडी का टेम्परेचर जितना होता है उसी टेम्परेचर पर शुक्राणु और अंडाणु को लेकर के एक परख नली में निषेचित करा देते हैं। और बच्चों जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी इनका दोनों का मिलन हो जाता है तो इस भ्रूण को यानी जो इस परख नली में भ्रूण बन जाता है उसको फिर से इसी यहाँ पे ध्यान से समझना, इसी भ्रूण को महिला के फिर से गर्भाशय में क्या करते हैं, इसको प्रत्यारोपित कर देते हैं फिर से, यानी इसी को महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। और जहाँ पर क्या होता है, इस भ्रूण का विकास एक सामान्य शिशु के रूप में होता है, यानी एक नॉर्मल बच्चे की तरह इसका वृद्धि व विकास होने लगता है, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे क्या रसगुल्लों, अब वो हम देख लेते हैं, अब तो एकदम हलवा हो जाएगा। कह रहा कि पात्रे निषेचन में क्या है ना, यानी तकनीकी किसे, आई मतलब इन, वी यानी विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बच्चों इसका फुल फॉर्म है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक। पात्रे निषेचन का मतलब है पात्र के अंदर निषेचन, पात्र यानी बर्तन। तो इस तकनीकी के अंतर्गत बच्चों क्या करते हैं, पुरुष के शुक्राणु तथा महिला के अंडाणु को एक परख नली में निषेचित कराया जाता है और इसके बाद करते क्या बच्चों, भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जहां पर भ्रूण का विकास एक सामान्य शिशु की तरह होता है। और इसी प्रक्रिया को
परख नली शिशु भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे परख नली में शुक्राणु अंडाणु को निषेचित कराया जाता है, इसीलिए इसे क्या परख नली शिशु भी कहा जाता है। ठीक है ना, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, हिंदी में ही टेस्ट ट्यूब बेबी करके पूछ लेता है अंग्रेजी वर्ड, लेकिन इसको टेस्ट ट्यूब बेबी करके पूछा जाता है। ठीक है ना बच्चों, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर का, और रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई ऐसा ईयर नहीं जाएगा जब इन क्वेश्चन का राज ना हो, इसलिए बच्चों इसे हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, और अब की बार बच्चों तो डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए, 2 नंबर में पूछ लिया था, और इस क्वेश्चन को हमने 1 नंबर वाली सीरीज में बताया है, बहुत ही अच्छी तरह से आप देख लेना, इसीलिए कह रहे हैं कि उसको देख लीजिए, 2 नंबर के क्वेश्चन उसमें से भी पूछ लेता है। देखिए डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम को समझते हैं बच्चों। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दोनों को हम बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बच्चों, नाम है डाउन लेकिन डाउन नहीं होता है नाम डाउन, लेकिन रसगुल्लों गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। हमें पता है बच्चों गुणसूत्र होते कितने हैं, 46, लेकिन डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें भाई 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में बच्चों, क्योंकि भाई जोड़ी है तो 2 गुणसूत्र होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है 21वीं जोड़े में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में एक वृद्धि हो जाती है और गुणसूत्र 47 हो जाता है। तो इस रोग को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। अब चलिए दूसरा समझ लेते हैं, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर में क्या होता है बच्चों, इस रोग में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, एक कम हो जाती है, यानी इसमें 46 के बजाय इसमें गुणसूत्र 45 हो जाते हैं, यानी इसमें क्या हो जाता है, कमी, और इसमें क्या होता है बच्चों, वृद्धि। दोनों अच्छे से समझ में आ गया कि डाउन सिंड्रोम यानी गुणसूत्रीय विकार के कारण उत्पन्न एक रोग है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है। और अगर पूछ ले कि किस गुणसूत्र में वृद्धि होती है, तो 21वीं जोड़ी में। ठीक है ना, 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, यानी 2 के बजाय 3 हो जाता है। ठीक, और इसी को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और टर्नर सिंड्रोम में बच्चों इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तब वो रोग कहलाएगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है ना, चलिए अब अपन लिख लेते हैं इसको। क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझना कि इसमें होता क्या है कि यह एक गुणसूत्रीय विकार है, विकार यानी दोष है या रोग, और इस रोग में बच्चों 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, अर्थात गुणसूत्रों की जो संख्या होती है बच्चों वो 47 हो जाती है। और यही जो अतिरिक्त गुणसूत्र होता है वो बच्चे के बुद्धि का जो विकास है वो रोक देता है, यानी इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का सिर एकदम गोल रहता है, त्वचा खुरदुरी हो जाती है, जीभ मोटी रहती है, ठीक है ना, और नाटे कद का होता है, मंद बुद्धि का होता है, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, एक प्रकार के ये इसके लक्षण हैं। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मंगोलों, जो मंगोली प्रजाति होती है बच्चों, उसकी तरह दिखाई देने लगते हैं, इसीलिए इस रोग को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। अगर पूछ लिया बच्चों कि डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता क्यों कहते हैं, तो लिखेंगे कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति मंगोलों की भांति यानी मंगोली प्रजाति की भांति दिखाई देने लगते हैं, इसी कारण इस रोग को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए टर्नर तो हमने बता दिया, अगर टर्नर भी पूछ लिया बच्चों तो यही करना है कि टर्नर में क्या होता है, गुणसूत्र की कमी हो जाती है, ठीक, और डाउन में वृद्धि हो जाती है, बस इतना समझना। अगला क्वेश्चन बच्चों की मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बस फालतू के आप लोग परेशान होते हैं सर बायोलॉजी बहुत कठिन है। अरे काहे का कठिन है, मोनू सर से तो पढ़े नहीं, बोल देते कठिन है। चलिए क्या लिखेंगे बच्चों, मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो ध्यान से समझना, मधुमक्खी के अंदर एक नेचर होता है यानी एक प्राकृतिक गुण होता है, क्या होता है चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, मधुमक्खी में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में जो मादा मधुमक्खी का जो जन्म होता है यानी निर्माण होता है बच्चों, वो द्विगुणित युग्मनज से होता है, यानी जो मादा मधुमक्खी होती हैं उनका निर्माण द्विगुणित युग्मनज से होता है, जबकि नर मधुमक्खी का जो निर्माण होता है बच्चों सीधे अंडाणु से ही होता है। कहने का मतलब लिख सकते हैं कि अर्थात
अर्थात नर मधुमक्खी, ठीक लिख सकते हैं बच्चों, नर मधुमक्खी का निर्माण अनिषेचित अंडे से ही होता है, अनिषेचित अंडे से होता है, ठीक है ना, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक, कि जो मादा मधुमक्खी होती है बच्चों उसका निर्माण तो द्विगुणित यानी क्या है, निषेचित अंडे से होता है, भाई द्विगुणित युग्मनज से होता है, जबकि जो नर मधुमक्खी का निर्माण होता है रसगुल्लों वो क्या होता है, सीधे अंडाणु से ही होता है, अर्थात नर मधुमक्खी का निर्माण अनिषेचित, ठीक है, अंडे से होता है, यानी बिना निषेचन के ही इसका निर्माण हो जाता है, किसका, नर मधुमक्खी का, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, और रसगुल्लों ये क्वेश्चन ऐसा है, इस पर ताला लगा लीजिए, छाप लीजिए, ये एग्जाम में टपकेगा, तो इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हमें करना है बहुत ही अच्छी तरह से। क्वेश्चन है बच्चों कि मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। भाई परिभाषा में क्या रखा है वो तो आप पहले समझ लीजिए थ्योरी, फिर वो तो आप ऐसे हलवा चुटकी में लिख लेंगे, है ना। चलिए बच्चों देखिए, प्रभाविता बोले तो प्रभावी, मेंडल ने एक चीज बताया था रसगुल्लों कि जब हम दो विपरीत लक्षण वाले, एक तरफ मान लेते हैं कि भाई शुद्ध लंबा कोई पौधा है मटर का, और एक तरफ मान लेते हैं शुद्ध तो है बबुआ लेकिन ये क्या है, बौना है, ठीक है ना। तो दो विपरीत लक्षण हो गए, और इन्होंने कहा था बच्चों जो प्रभावी होते हैं उसे कैपिटल में लिखते हैं, अप्रभावी वालों को स्मॉल में। इन्होंने ये बताया कि दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में अगर संकरण करा जाए, ठीक है ना, संकरण करा दें तो बच्चों यहाँ से ध्यान देना, जो उत्पन्न प्रजाति होगी ये सभी लंबी होगी, लेकिन कैसी, संकर लंबी, यानी जिसको कहते हैं बच्चों हाइब्रिड। लेकिन इसमें ध्यान से समझना, केवल टी वाले लक्षण ही दिखाई देंगे, इसी को अपन प्रभावी बोलते हैं, और इसमें से जो स्मॉल टी है बच्चों इसको अप्रभावी कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। प्रभाविता का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराने पर जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, यानी यहाँ पर F1 पीढ़ी में बच्चों, प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, सभी संकर प्रजातियां होती हैं, अर्थात इसमें केवल लंबे दिखाई देंगे, बौने नहीं दिखाई देते हैं। तो जो लक्षण दिखाई देते हैं बच्चों उसी को प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है ना, और इसी नियम को कहते हैं अपन प्रभाविता का नियम। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे चलिए हम देखते हैं। देखिए आप इसको अच्छे से आरेख के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराने पर उनकी संतान में जो लक्षण दिखाई देते हैं बच्चों उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, इनके बीच संकरण कराया गया बच्चों तो सभी प्रजातियां संकर लंबे यानी लंबे हो गए, जिसमें टी क्या है, प्रभावी, और स्मॉल टी जो है यानी कैपिटल टी प्रभावी है बच्चों, और स्मॉल टी अप्रभावी। कहने का मतलब केवल यही लक्षण क्या है, दिखाई देंगे, और ये लक्षण दिखाई नहीं देंगे। तो ये रहा रसगुल्लों प्रभाविता का नियम। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये है वंशागति का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है 5वें चैप्टर वंशागति का आणविक आधार। और ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है ना, परसेंटेज पर आधारित होता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। हमें पता है बच्चों जो डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, यानी ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है ना बच्चों, किसमें, डीएनए में। इसमें होता क्या है, देखिए इसको लगाएंगे कैसे, तो इस पे लगेगा बच्चों 4 ग्राफ का नियम। कहीं कहीं 4 ग्राफ लिखा होता है, 4 गैफ लिखा होता है, 4 गाफ लिखा होता है, तो परेशान मत रहिए। देखिए 4 ग्राफ का जो नियम है वो क्या कहता है, 4 ग्राफ के नियम के अनुसार एडेनिन और ग्वानिन
का जो मात्रा का योग होता है वो साइटोसिन और थायमीन के योग के बराबर होता है। अब यहाँ से बच्चों कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, अर्थात जो एडेनिन है बराबर थायमीन के है, ग्वानिन है बराबर साइटोसिन के है। अब देखिए 20% जब साइटोसिन है तो भाई साइटोसिन जब रसगुल्लों 20% है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये ग्वानिन के बराबर है, तो ग्वानिन भी कितना होगा 20%। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो दोनों का योग 40% आएगा ना, यानी ग्वानिन प्लस साइटोसिन करेंगे तो 40%, यानी इन दोनों का योग 40% है। तो हमें A प्लस जी, भाई एडेनिन प्लस ग्वानिन निकाल लीजिए, A प्लस जी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 100 में से 40 घटा देंगे, यानी इन दोनों का योग घटा देंगे तो एडेनिन और ग्वानिन दोनों की मात्रा आ गई 60%। लेकिन कह रहा है कि हमें एडेनिन की प्रतिशतता, तो भाई जब 60 आ गया तो हम एडेनिन किसकी है, थायमीन के बराबर है, तो एडेनिन का निकाल लीजिए, ठीक ना। दोनों का योग जब 60 है तो एडेनिन कितना आ गया बच्चों 30%। अब यहीं पर पूछ लेता कि थायमीन कितना है, तो थायमीन भी कितना बच्चों 30%। तो ये रहा बच्चों आपका 4 गाफ के नियम पे के आधारित क्वेश्चन, ठीक है ना। कभी कभार इसको पूछ लेता है, 2018 और 20 में आया था और 1-2 साल से नहीं पूछा जा रहा है, तो हो सकता है बच्चों 2023 में ये टपक पड़े, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर 14 है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे उसके बाद आप झंडा गाड़ कर आएंगे, अगर आपने इनको तैयार कर लिया तब फिर कहेंगे वाकई में मज़ा आ गया। चलिए क्वेश्चन है कि मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या कहेगा बच्चों मानव जीनोम परियोजना क्या है, ठीक है ना, या मानव जीनोम परियोजना से क्या समझते हैं, कैसे भी घुमाएं, लेकिन हमारा टॉपिक है मानव जीनोम परियोजना। देखिए बच्चों ये क्या है, ह्यूमन बॉडी में जो जीन होते हैं उससे रिलेटेड एक परियोजना है। इसमें होता क्या है, ध्यान से समझना कि मानव जीनोम परियोजना एक बहुत बड़े स्तर की परियोजना है, यानी एक बड़े स्तर की परियोजना है बच्चों, जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीन की पहचान की जाती है, ठीक है ना। यानी इस परियोजना के अंतर्गत होता क्या है कि मनुष्य के अंदर जितने जीनोम होते हैं उसमें उपस्थित समस्त जीन यानी सभी जीन की पहचान की जाती है। और हम बात करें बच्चों तो मनुष्य जीनोम में यानी मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म होते हैं, यानी इतनी ज़्यादा में, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा में मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में मनुष्य में जीनोम होते हैं, तथा प्रति क्षार यानी एक क्षार को पहचानने के लिए में लगभग $3 का खर्च आता है। $1 में क्या है बच्चों 80, 81 रुपये, 82 घटता बढ़ता रहता है। तो इस समय हम बात कर रहे हैं, बाकी तो बहुत पहले तो 75 रुपये के बराबर था। तो ये बच्चों क्या है कि एक क्षार की अगर पहचान करना है तो उसके लिए लगभग $3 का खर्च आता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना खर्च होता है और कितनी बड़ी ये परियोजना है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। ये है 6वें चैप्टर मानव स्वास्थ्य तथा रोग से। देखिए मानव जीनोम परियोजना भी पूछा था 2022 में, और हर साल पूछता है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूछेगा कहाँ से। 5 से 7 सेट बनते हैं, और बायोलॉजी में भाई क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा लॉजिकल बना सकता है, लेकिन इसमें क्या देगा, इसमें इसको घूम फिरा कर यहीं पर आना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं सारे क्वेश्चन को आप 100% मान के तैयारी करना। तो देखिए भक्षी कोशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी बच्चों 2022 में 2 सेट में पूछा था कि भक्षी कोशिका या भक्षण क्या है। ध्यान से समझना, देखिए भक्षी कोशिका, भक्षी का मतलब भक्षण करना या खाना किसी को, कोशिका यानी कोशिका। देखिए ऐसी कोशिका जो क्या करती है कि कुछ विषाणुओं, जीवाणुओं, इन सब का भक्षण कर ले। ध्यान से समझना, लिखेंगे क्या, तो श्वेत रुधिराणुओं में, ठीक ना, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं या श्वेत रुधिराणु उसी को कहते हैं। तो श्वेत मतलब श्वेत रुधिराणुओं में बच्चों पादाभों द्वारा, पादाभ का मतलब जो हल्के पैर होते हैं, जैसे ऑक्टोपस वगैरह में होते हैं, ठीक है ना। ऑक्टोपस में तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना वगैरह में उसमें छोटे पैर होते हैं, एकदम चिपक कर चलते हैं। तो जो श्वेत रुधिराणु होते हैं उसमें बच्चों पादाभों द्वारा यानी पैर द्वारा चलने की क्षमता होती है, यानी एक क्या है वो धीरे धीरे सरकते रहते हैं, तो पैर द्वारा चलने की क्षमता होती है। ये ऊतकों में जाकर के अधिकांश श्वेत रुधिराणु जीवाणुओं
यानी जो उसमें जीवाणु होंगे, विषाणुओं, टूटी फूटी कोशिकाओं आदि पदार्थों का भक्षण कर लेते हैं। आदि पदार्थों को यानी खा जाते हैं, यानी भक्षण कर लेते हैं बच्चों। इसी प्रक्रिया को भक्षण कहा जाता है और इसी कारण, ठीक है ना, यानी उनका भक्षण कर लेते हैं और इसी कारण क्या करते हैं, जो श्वेत रुधिराणु होते हैं उसी को क्या कहते हैं बच्चों, भक्षी कोशिका कहा जाता है। कुल मिलाकर के श्वेत रुधिराणुओं को ही भक्षी कोशिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊतक में जाकर के श्वेत रुधिराणु जीवाणुओं, विषाणुओं, टूटी फूटी कोशिकाओं आदि का भक्षण कर लेते हैं, ठीक, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, भक्षी कोशिका कहते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, इंटरफेरॉन क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखियो इंटरफेरॉन, इसमें देखिए बायोलॉजी में से तो आधे से ज़्यादा परिभाषा बच्चों केवल शब्द से ही पकड़ लेते हैं। इंटरफेयर का मतलब क्या है, हस्तक्षेप करना। इंटर जो फेरॉन है, इंटरफेयर शब्द से बना है, इसीलिए बच्चों इसको इंटरफेरॉन कहा जाता है। अब होता क्या है वो देखते हैं। देखिए कशेरुकी जंतुओं में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ का स्राव होता है। किसमें? यानी कशेरुकी जीव, जो भी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक। तो कशेरुकी जंतुओं में बच्चों वायरस से संक्रमित, यानी ऐसी कोशिकाएं जो वायरस से क्या संक्रमित हो जाती हैं, उनके द्वारा एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ का स्राव होता है, जिसे क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है ना, ये इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप करता है। अब लिखेंगे आगे कि ये कोशिकाओं को वायरस से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये वायरस को इंटरफेयर नहीं करने देते हैं बच्चों, वायरस को कोशिकाओं पर हावी नहीं होने देते हैं, यानी संक्रमण को रोकते हैं। इसी कारण क्या करते हैं, इसको इंटरफेरॉन कहा जाता है। ठीक, और इसका उपयोग बच्चों निरोधक औषधि के रूप में भी किया जाता है, यानी शरीर में कोई वायरस न प्रभावित कर पाए, शरीर में वायरस न प्रवेश कर पाए, इसलिए क्या करते हैं, इसको एक निरोधक का मतलब क्या है, रोकना, निरोधक औषधि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीका क्या है या टीकाकरण क्या है। ध्यान से समझना। देखिए इसी को अथवा में करके बच्चों वैक्सीन करके पूछता है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को बच्चों क्या, वैक्सीन, क्योंकि अंग्रेजी में वैक्सीन होता है तो हिंदी में ही उसी को वैक्सीन कह देता है। तो वैक्सीन या फिर टीका दोनों एक चीज़ हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी में वैक्सीन कहते हैं और हिंदी में टीका कहते हैं। तो टीकाकरण होता क्या है? देखिए बच्चों, जो टीका होता है यानी वैक्सीन होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, निलंबित कोशिकाओं, सूक्ष्म जीवों या फिर कोशिकाओं द्वारा, मतलब या कोशिका द्वारा। ठीक है ना, क्या लिखेंगे बच्चों कि ठीक कि जो टीका होता है निलंबित कोशिकाओं, सूक्ष्म जीवों या कोशिका द्वारा उत्सर्जित पदार्थ ठीक से होता है। ठीक है ना, कहने का अर्थ ये है जो टीका है इसका जो निर्माण होता है बच्चों निलंबित कोशिकाओं से या फिर ऐसे सुषुप्त कोशिकाओं से या सूक्ष्म जीवों से या कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ से। तो कहने का मतलब टीका क्या है, एक निलंबित कोशिकाओं, सूक्ष्म जीवों या कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक पदार्थ होता है जिसका उपयोग प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, यानी हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, अभी क्या है, कुछ दिन पहले और इस समय भी चल रहा है जैसे कोरोना, ठीक है ना, कोरोना वायरस का टीका लग रहा है, जैसे उसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड यही टीका लग रहा था। और उसका काम क्या है बच्चों, हमारे बॉडी में क्या करना, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाना। तो यही होता है कि इसका उपयोग प्रतिरक्षा प्रदान करने के हेतु किया जाता है। ठीक, और सर्वप्रथम अगर बात करें बच्चों, सन 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज किया था। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, ये है 7वें चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और भाई इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहना, कोई ऐसा साल नहीं जाएगा जब प्रतिजैविक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आए। आपने गाना सुना होगा कि जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे वहां। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जाओ तुम चाहे जहां
पाओगे मुझे वहाँ। मतलब भैया ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए रसगुल्लों इस क्वेश्चन पर ताला लगा कर रख लीजिए, ये क्वेश्चन टपकेगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए, प्रतिजैविक से क्या तात्पर्य है, यानी प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं और किन्हीं दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए। ठीक है ना बच्चों। चलिए, प्रतिजैविक होते क्या हैं, यानी एंटीबायोटिक। ठीक है ना, एंटीबायोटिक इसको बोल सकते हैं अंग्रेजी में। कभी कभार इसी को हिंदी में ही ऐसे पूछ लेता है, भाई एंटीबायोटिक क्या है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, उसे कहते हैं बच्चों प्रतिजैविक। ठीक ना, क्या होता है प्रतिजैविक, यानी ऐसे पदार्थ जो रासायनिक पदार्थ, मतलब ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देते हैं, उसे प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक ना, और इनका जो उत्पादन सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। और दो प्रमुख प्रतिजैविक कौन से हैं बच्चों, पहला है पेनिसिलिन, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों की माइकोराइजा क्या है, यानी माइकोराइजा किसे कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीटी फसल से संबंधित है। हमने एक नंबर वाले में बताया था बच्चों की बीटी फसल क्या है, बीटी यानी बैसिलस थुरिंजिएसिस। ठीक है ना, तो माइकोराइजा होता क्या है, ध्यान से समझना। कवक अनेक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं और इसी संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। यानी कवक और पेड़ पौधों के बीच में बच्चों एक संबंध होता है, इस संबंध को कहते हैं माइकोराइजा। देखिए, इस संबंध में जो कवक होते हैं, यानी कवकीय सहजीवी जो होते हैं, मृदा यानी मिट्टी से जल एवं पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं, यानी उनका अवशोषण करते हैं और अवशोषण करके पादपों को प्रदान करते हैं तथा पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है, जो कवक होते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे कवक है तो यहाँ पर जैसे कोई पेड़ पौधा है, तो भाई यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं मिट्टी में क्या है, कवक है। और कवक क्या है, तो इस मिट्टी से जो कवक होते हैं क्या है, जो भी पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको सोख लेंगे और सोखने के बाद पेड़ पौधों को दे देते हैं। और पेड़ पौधे भाई क्या है, उसे ग्रहण कर लेंगे, तो भाई ये वृद्धि विकास करेंगे और इन्हीं पेड़ पौधों से फिर जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कवक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब भाई पेड़ को भी लाभ हो गया, इनको भी लाभ हो गया। तो ये एक सहजीवी संबंध होता है। ठीक है ना, तो वही लिखना है कि कवक क्या होता है बच्चों, पौधों के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं और इस संबंध में, मतलब इसी संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। और इस संबंध में जो कवक होते हैं मिट्टी से जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करके पादपों को देते हैं और उनसे क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं चैप्टर से है। और इस चैप्टर में बच्चों वैसे ये क्वेश्चन यानी एक दो नंबर वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एक नंबर वाला और लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। कह रहा कि आणविक कैंची क्या है, इसका कार्य लिखिए। और इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी बताया है कि आणविक कैंची यानी मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है, इसे आणविक कैंची कहते हैं। और ये क्या करता है बच्चों, यह डीएनए को विशेष स्थानों से काटते हैं। ठीक है ना, ये डीएनए को एक विशेष स्थान से काटते हैं और जिस स्थान पर काटते हैं उसको पैलिंड्रोम कहते हैं। और अभी तक बच्चों 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम की खोज हो चुकी है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है और दूसरा पूछता है बच्चों कि डीएनए को जोड़ने के लिए, यानी डीएनए में गोंद का काम कौन करता है, यानी जोड़ने के लिए कौन होता है, तो उसमें लाइगेज एंजाइम होता है। हमने बताया था एक नंबर वाले क्वेश्चन में। तो ये दो क्वेश्चन शॉर्ट बनते हैं, बाकी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की पारजीनी जंतु क्या है, या इसी को ट्रांसजेनिक जीव कहेगा। ध्यान से समझना, ट्रांसजेनिक जीव कहे बच्चों या पारजीनी जंतु एक ही है। और उदाहरण सहित समझाइए।
तो ये क्वेश्चन भी अब की बार तो नहीं, 2022 में 2 सेट में आया था, और कोई ऐसा ईयर ना जाए, ठीक है ना, जब ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन ही ऐसा है, लॉन्ग में भी बन जाता है और शॉर्ट में भी। देखिए पारजीवी जंतु होते क्या बच्चों, तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है, उसे पारजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। यानी ऐसे जीव बच्चों जिसके शरीर में क्या है, अलग से, यानी जिसके उस डीएनए में एक अलग से बाहर से कोई अतिरिक्त जीन डाल देते हैं, और वो जीन अपना काम करने लगता है और उसी के अनुसार जीव का लक्षण दिखाई पड़ता है, और इससे जीवों की एक नई नस्ल तैयार हो जाती है। जैसे कागा गाय, मीरा बकरी, डॉली भेड़, ये क्या है, ट्रांसजेनिक जीव हैं तो भाई पहले गाय थी, लेकिन जब उनमें जीन प्रवेश कराया गया तो एक नई नस्ल बन गई, कागा गाय, मीरा बकरी, डॉली भेड़। तो ये सभी ट्रांसजेनिक जीव या पारजीवी जंतु कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में 2 से 3 सेट में पूछा गया था। बायोपायरेसी क्या है, और इस क्वेश्चन को बच्चों हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चन की सीरीज में भी बताया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें रख दिया, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये एक प्रकार की, मान लीजिए बच्चों क्या है, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रकार की चोरी मान लीजिए, ठीक है ना। बायोपायरेसी एक प्रकार की समझ लीजिए डिजिटल चोरी है। इसमें होता क्या है बच्चों कि मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमति के जैविक संसाधन का प्रयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब बच्चों जैसे क्या है, किसी एक देश द्वारा कोई पदार्थ बनाया गया है, और भाई वो क्या है, उसका फार्मूला बना लिए हैं, एक उसका डेमो देना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि किसी दूसरे देश ने उसे क्या कर लिया भाई, कि गलती से उसके हाथ वो फार्मूला लग गया, और उसने क्या किया, उसे नेशनल लेवल पर यानी उसका उजागर कर दिया कि भाई हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। तो एक प्रकार की ये चोरी हो गई ना। यही तो होता है आज के समय में, जैसे मूवी, बहुत सारी मूवी हैं भाई बन रही हैं, लेकिन क्या होता है उसको बहुत छुपाते हैं, लेकिन कभी कभार भाई पूरी मूवी की कहानी लीक हो जाती है, सबको पता चल जाता है कि मूवी में क्या होने वाला है। ऐसे जैसे अपने यहाँ भारत में जैसे बासमती चावल की प्रजाति है, उसका उदाहरण, ठीक है ना, इसी पर निर्भर होता है, ठीक है ना। यानी बासमती प्रजाति भारत में बहुत पहले से आई थी, लेकिन बहुत सारे देश ने ये कहा कि भाई इसको हमने बनाया है, ठीक है ना, हमने तैयार किया है। तो ये होता है बायोपायरेसी, कि मल्टीनेशनल कंपनी व दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमति के जैविक संसाधन का प्रयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो 10वें चैप्टर जीव तथा समष्टि। ठीक, इसमें क्या है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन है और कई साल ये पूछा गया है और 2022 में भी आया था। ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्वेश्चन को भी रिपीट करता है। देखिए, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड पौधा क्या है, आपने देखा है, गांव देश में देखा होगा बच्चों, आम के पेड़ पर एक पौधा उगता है जिसकी लकड़ियां बहुत ही ज़्यादा मतलब नरम होती हैं, मुलायम होती हैं, जल्दी से टूट जाती हैं, पत्तियां कड़ी होती हैं और उसमें लंबे लंबे हल्के लाल टाइप के फूल होते हैं। ठीक है ना, जिसको बाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, हमारे यहाँ उसको बाना कहते हैं, बाकी आप लोग क्या कहते हैं आई डोंट नो। ठीक, तो उसी को कहते हैं आर्किड का पौधा। तो आर्किड का जो पौधा होता है बच्चों, आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। तो आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन कीजिए, यानी आर्किड और आम के बीच में कौन सा संबंध है यही बताना है आपको। देखिए, आर्किड क्या है बच्चों, अब यहां से लिखेंगे कि आर्किड पौधा तथा आम के पेड़ की शाखा के बीच सहभोजिता का संबंध होता है। अब देखिए, सहभोजिता संबंध क्या होता है उसको भी समझ लो। सहभोजिता एक ऐसा संबंध है रसगुल्लों जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को ना तो कोई लाभ होता है ना हानि होती है। तो वही चीज है, ठीक, सहभोजिता संबंध। अगर परिभाषा भी देखिए, अब की बार सहोपकारिता पूछा था, तो हो सकता है यानी 2022 में सहोपकारिता पूछा था, तो हो सकता है बच्चों 2023 में इसकी बारी हो। तो सहभोजिता क्या है, कैसे लिखेंगे? सहभोजिता एक ऐसा संबंध है बच्चों जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है न हानि होती है। ठीक है ना, समझ में आ गया कि सहभोजिता क्या है। तो क्या लिखेंगे कि आर्किड पौधा
तथा आम की शाखा के बीच, ठीक, क्या होता है, सहभोजिता का संबंध है, जिसमें आम की शाखा पर उगने वाले आर्किड को तो लाभ होता है, जबकि आम के पेड़ को ना लाभ होता है ना हानि होती है। ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 24 है, सहोपकारिता। देखिए ये अगर बात करें, ये 2022 में पूछा गया था। ठीक, सहोपकारिता क्या है, तो सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखिए सहोपकारिता, सहभोजिता में तो हमने बताया बच्चों, एक को लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ ना हानि। लेकिन देखिए सहोपकारिता, सह माने साथ, उपकारिता मतलब एक दूसरे पर उपकार। तो सहोपकारिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है बच्चों, जिसमें दो जीवों को एक दूसरे के कारण लाभ होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है बच्चों कि दोनों यानी दोनों जीवों को एक दूसरे के द्वारा लाभ होता है, और यह एक सहजीवी संबंध होता है, जैसे कवक और प्रकाश संश्लेषी पादप के बीच। अभी जैसे हमने माइकोराइजा वाला चैप्टर में बताया, ठीक है ना, जो माइकोराइजा हमने क्वेश्चन बताया उसमें इस चीज को हमने बताया था। ठीक है ना, तो सहोपकारिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है बच्चों, यानी दो जीवों के बीच ऐसी एक क्रिया होती है जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे के द्वारा या दूसरे के कारण लाभ होता है, और यह एक सहजीवी संबंध होता है जिसमें दोनों साथ साथ जीवन यापन करते हैं, जैसे कवक और प्रकाश संश्लेषी पादप के बीच संबंध। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आई थिंक किसी न किसी सेट में बच्चों ये जरूर दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, 2022 में ये लॉन्ग में भी पूछ लिया था 5 नंबर में, लेकिन उसको कैसे लिखना उसको हम बाद में बताएंगे। अभी तो हमें 2 नंबर की तरफ ध्यान देना है। ठीक है ना, देखिए तो अनुकूलन क्या है। अनुकूलन का मतलब किसी चीज के अनुकूल होना, यानी उसी के अनुसार ढल जाना, उसी के अनुसार क्या अपने आप को बदल लेना। तो क्या होता है बच्चों कि पौधों में अपने आप को वातावरण के में ढालने की क्षमता होती है। भाई जीवों में भी होती है, लेकिन ये क्या है, पौधों से संबंधित चैप्टर है। तो पौधों में अपने आप को वातावरण में, यानी वातावरण के अनुसार लिखेंगे, या वातावरण में ढालने की एक प्रकृति या क्षमता होती है बच्चों, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। जैसे क्या है भाई, ठंडी के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं, गर्मी में अपने आप को ढाल लेते हैं, बरसात में उसी अनुसार अपने आप को ढालते हैं। यानी हर एक मौसम में जैसे मनुष्य क्या करता है, वातावरण के अनुसार बदलता है, उसी तरह पेड़ पौधों में भी क्या होती है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता होती है, और उसी को कहते हैं बच्चों अनुकूलन। और पौधों की बाह्य संरचना तथा जो आंतरिक संरचना, ठीक है ना, यानी पौधों की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है और इंटरनल, बाहर अंदर दोनों, ठीक है ना, दोनों जो संरचना पर प्रभाव मतलब वातावरण का क्या होता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो ये रहा बच्चों अनुकूलन। और हाँ, वीडियो बनाने में बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, 5 से 7 घंटे लिखना पड़ता है हमें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को पिक करना फिर वीडियो बनाना ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक, इसलिए बच्चों इस मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है ना, अगर वीडियो में मज़ा आ रही हो। बाकी अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को अपने इस MK सर इंस्पिरेशन चैनल पर जोड़ने का प्रयास करो। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। ये है 11वें चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण, और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और बीच का तीसरा चौथा चैप्टर, और उसी तरह बच्चों ये चैप्टर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन है कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है। ध्यान से समझना, वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, पर्यावरण से रिलेटेड है। देखिए यह एक ऐसा स्थान होता है, यानी वन्य जीव जो अभ्यारण्य है एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वन्य जीवों का, यानी जो जंगली जीव होते हैं, ठीक है ना, वन में रहने वाले प्राणी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सभी आते हैं। ठीक, जहां पर वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है ना, और इसमें लकड़ी काटने, पशुओं को चराने, व्यक्तिगत स्वामित्व का मतलब है बच्चों कि जैसे कि भाई क्या होते हैं गांव देहात में कहते हैं ना कि हमारा बस यहाँ तक, भाई हमारा खेत यहाँ तक है, हमारी बाग वहाँ तक है, ठीक, यहाँ तक हमारी ज़मीन है। तो ऐसी चीज़ें, इन सब पर क्या होता है बच्चों, प्रतिबंध लगा होता है। यानी ऐसे क्षेत्रों में आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं,
पशुओं को नहीं चरा सकते हैं, या फिर पशुओं का शिकार नहीं कर सकते हैं, या फिर व्यक्तिगत स्वामित्व का मतलब होता है कि अपना अधिकार जमाना, ये नहीं कर सकते हैं। इन सब पर बच्चों प्रतिबंध लगा होता है। और जो वन्य जीव अभ्यारण्य होता है इस पर क्या होता है बच्चों, राज्य, ठीक है ना, सरकार का मतलब ये राज्य सरकार के अधीन होता है। कहने का मतलब इसका संरक्षण राज्य सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के अधीन होता है। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये तो 4 से 5 सेट में दे देता है। अगर 7 सेट बनेंगे तो 4 से 5 सेट में ये क्वेश्चन जरूर होता है। बहुत ही सिंपल है कि जैव विविधता की क्षति के क्या कारण हैं, या वन्य जीव के अभ्यारण्य के क्षति के क्या कारण हैं, या वन्य प्राणियों के विलुप्त होने के क्या कारण हैं, या वन्य जीवों के नष्ट होने के क्या कारण हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आंसर वही होगा। तो जैव विविधता की क्षति के बहुत कारण है बच्चों, यानी निम्नलिखित कारण है। क्या है, पहला लिखिए, वनों की अंधाधुंध कटाई। ठीक है ना, 2 नंबर का है तो इसलिए ऐसे नहीं लिखना। अगर डिटेल्स में 5 नंबर में भी पूछा जाता है तो वहां पर लिखेंगे बच्चों पूरा। ये जो है इसको फिर अपन एक हेडिंग की तरह से लिखते हैं, बहुत लंबा। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे। तो जैव विविधता की क्षति के निम्नलिखित कारण है। पहला, वनों की अंधाधुंध कटाई, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जब वनों की कटाई होने लगती है तो भाई जैव विविधता क्षति होगी, क्योंकि जीव जंतु कहाँ रहेंगे, फिर इधर उधर भागेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार। देखिए, गैर कानूनी रूप से का मतलब क्या है, जैसे बच्चों कोई जानवर ह्यूमन प्रजाति के लिए, अगर मानव प्रजाति के लिए खतरा बन जाए तब तो उसे मारना जायज़ है। लेकिन गैर कानूनी तरीके से, जैसे शिकार के शौकीन होते हैं बहुत लोग, अगर ऐसे मार देते हैं बच्चों तो क्या होता है, इससे जैव विविधता नष्ट होगी। तो इसके द्वारा भी जैव विविधता क्षति होती है। ठीक है ना, गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार। और तीसरा है बच्चों की मानवीय क्रिया द्वारा वनों में लगने वाली आग। ठीक, मनुष्य चाहे जानबूझकर लगाए खेत खलिहान बनाने के लिए, या जाने अनजाने में, ठीक है ना, या फिर प्राकृतिक घटनाओं द्वारा बिजली चमकने से अगर वनों में आग लग जाती है तो इससे भी जैव विविधता क्षति होगी। और चौथा है बच्चों क्या कहते हैं, पॉल्यूशन। ठीक है ना, प्रदूषण। और प्रदूषण तो भाई साहब आज के समय में सबसे प्रमुख कारण बनता जा रहा है जैव विविधता की क्षति, क्योंकि जो वाहन से निकलने वाले धुएं हैं, ठीक है ना, फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे हैं, चिमनी से निकलने वाले जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं उनकी चिमनी से निकलने वाले धुएं, ये सभी क्या जैव विविधता की क्षति के कारण बन जाते हैं। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 4 राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिखिए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा एक पूछा जाता है बच्चों, और अब की 2022 में भी ये क्वेश्चन पहला ही वाला पूछा था। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक, तो इस तरह से यानी हर एक सेट में ये क्वेश्चन, और उसके बाद ये काजीरंगा एक में पूछा था और एक में पूछ लिया था घाना, ठीक, जो राजस्थान में है, घाना भी है। तो 4 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, ये उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, ये उत्तराखंड में है। ठीक ना, जिसको पहले हेली के नाम से जाना जाता था, इसी को। और तीसरा है बच्चों काजीरंगा, ये आसाम में है। और काजीरंगा अगर पूछ लिए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाला जो गैंडा होता है, ठीक है ना, काजीरंगा, उसके लिए। और दचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में। और घाना राष्ट्रीय उद्यान वो आप राजस्थान में याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है बच्चों 4 राष्ट्रीय उद्यान के नाम। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्यार अगर इस वीडियो पर दिखाया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, तो हम जल्द ही 3 नंबर वाले क्वेश्चन की सीरीज़ लाएंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, हम वीडियो नहीं लाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए।